हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 4 से संबंधित कुछ अन्य बची हुई महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि रुचि यानी इंटरेस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे थिंकिंग यानी चिंतन क्या होता है, और फिर उसके बाद कुछ और अगर समय बचेगा तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे तर्क क्या होता है यानी इमेजिनेशन क्या होता है। तो इन तीनों चीजों को आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, मेमोरी के बारे में पढ़ा था और अटेंशन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो चलिए आइए देखा जाए कि इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद थिंकिंग या चिंतन क्या होता है, और फिर उसके बाद तर्क क्या होता है। तो चलिए देखा जाए। हाँ, चलिए देखिए, आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है इंटरेस्ट के बारे में, रुचि के बारे में। आप लोगों के द्वारा ये शब्द बहुत ज्यादा उपयोग किया, सभी स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है कि आज मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा ये काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इंटरेस्ट होता क्या है, इसके वजह से क्या शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान होता है, और इंटरेस्ट रहने से क्या फायदा होता है, बिना इंटरेस्ट के भी क्या स्टडी की जा सकती है, टीचिंग कराई जा सकती है, अगर बिना इंटरेस्ट के कराई जा रही है तो उसका क्या परिणाम होगा। ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट जो होता है हमारे मानव मस्तिष्क की एक आंतरिक प्रेरणा शक्ति होती है, और जो किसी भी विशेष वस्तु, कार्य या गतिविधि के प्रति आकर्षण और उत्सुकता को दर्शाती है। यानी ये हमारे मस्तिष्क की एक प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी भी वस्तु के प्रति, किसी कार्य के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति एक्साइटेड करती है या फिर क्यूरियस बनाती है। तब जाके हम उस काम को करते हैं, उस चीज को रुचि लेते हैं। ठीक, देख, जब व्यक्ति को किसी कार्य में आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है या सीखने की इच्छा होती है तो उसे उस कार्य में रुचि होती है। सरल शब्दों में देखिए, कहा जाए कि रुचि वह भावना है जो व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो जब हमारे मस्तिष्क से उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, उत्सुकता उत्पन्न होगी, तब हम उस कार्य को करते हैं। इसके देखिए विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। इससे देखिए आंतरिक प्रेरणा मिलती है। यदि आप किसी चीज में रुचि ले रहे हैं तो आपके अंदर से प्रेरणा मिलेगी आपको उस कार्य को करने के लिए। इसके द्वारा देखिए अट्रैक्शन होता है, यानी आप जिस चीज में रुचि रखते हैं आप उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं। जब किसी चीज में रुचि आप लेंगे तो उसमें आप एक्टिव रूप से भागीदारी करेंगे, यानी सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं आप। इंटरेस्ट रहने पर किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने में संतोष मिलता है और उसमें आनंद भी मिलता है, यानी वह उसमें सेटिस्फेक्शन भी उसको मिलता है, जॉय भी मिलता है। यदि किसी काम में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है तो उस देखिए उससे संतुष्ट भी नहीं रहता, उसको आनंद भी नहीं आता है। इससे देखिए अधिगम में सहायता मिलती है, यानी अधिगम में बहुत सहायक होता है। यदि किसी स्टूडेंट का टीचिंग के दौरान किसी टॉपिक को पढ़ाए जाने पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। किसी काम को करने में भी यदि किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो वो देखिए उस चीज़ को जल्दी सीख जाता है। आप लोग भी देखते हैं, बहुत सारे क्लास में आपके स्टूडेंट होते होंगे या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, उनके बारे में देखिए बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और जिनके प्रति आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते। अब देखिए इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए पहला होता है स्वाभाविक यानी इनेट इंटरेस्ट। इस प्रकार का इंटरेस्ट देखिए जन्मजात होता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमारा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट होता है, जैसे उदाहरण के लिए किसी बच्चे को स्वाभाविक रूप से चित्र बनाना पसंद होता है। देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं वो देखिए बिना कुछ कहे किसी के अपने आप चित्र उत्र बनाते रहते हैं, कॉपी पर, किसी भी जमीन पे अगर बैठे रहे, दीवार पर देखिए वो कुछ ना कुछ खींचते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उनको उसमें आनंद मिलता है, उनको इंटरेस्ट लगता है। उसके अलावा देखिए दूसरा जो इंटरेस्ट होता है वो अर्जित इंटरेस्ट, यानी अर्जित रुचि, एक्वायर्ड इंटरेस्ट। इस प्रकार का इंटरेस्ट जब किसी अनुभव या पर्यावरण से प्राप्त जब होता है कोई काम, तब जाके होता है। उदाहरण के लिए देखिए किसी को खेल में भाग लेने के बाद उसमें रुचि हो जाती है, यानी
कोई व्यक्ति किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं रहता, लेकिन जब उस काम को एक बार करता है, उस माहौल में एक बार जाता है, तब उसके अंदर उस चीज के प्रति रुचि आ जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक बार कर लेते तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम था, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यानी वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, और फिर वातावरण में जब वो काम करते हैं उनको कुछ अनुभव मिलता है, तो उससे फिर उनके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखिए अस्थायी रुचि भी होती है, यानी टेम्पोररी इंटरेस्ट। यह इंटरेस्ट जो है कुछ समय तक ही बना रहता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी फिल्म या पुस्तक में अस्थायी रूप से रुचि लेना, या देखिए बहुत से लोग होते हैं कि फिल्में वगैरह देखते हैं या कुछ ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें थोड़े समय के लिए उनका इंटरेस्ट रहता है, जब तक पढ़ते रहते हैं तब तक, या फिल्म जब तक देखते रहते हैं तब तक, लेकिन जैसे उसको देख के खत्म करते हैं उसके बाद उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चौथा है देखिए स्थायी रुचि, यानी परमानेंट इंटरेस्ट। यह देखिए लंबी अवधि तक बने रहने वाला इंटरेस्ट है, और यह जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है। जैसे देखिए कुछ लोगों का इंटरेस्ट संगीत सुनने में होता है, कुछ लोगों को कविता कहानी लिखने में होता है, कुछ लोगों का विज्ञान से संबंधित इंटरेस्ट होता है, और वो विज्ञान के क्षेत्र में नई नई चीज़ों को खोजना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों को जानना पसंद करते हैं, तो वो उनका जीवन भर रहता है। देखिए बहुत से लोगों का घूमना फिरना इंटरेस्ट होता है, देखिए वो उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी का इंटरेस्ट तैरना होता है, तैराकी बहुत अच्छे लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बहुत सारा है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है जब भी मौका मिलता है व्यक्ति हमेशा करता है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, रुचि के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए पहला क्या है कि पढ़ाई में रुचि। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको विभिन्न विषयों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो गहरी रुचि के साथ उसको पढ़ते हैं। फिर बहुत से लोगों का देखिए खेल में इंटरेस्ट होता है, किसी को क्रिकेट में, फुटबॉल में या तैराकी में जब विशेष रुचि होती है तो उसको बेहतर तरीके से खेलता है। उसके बाद देखिए रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिव जो वर्क होता है उसमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है। जैसे देखिए चित्रकारी करने में, लेखन करने में, गाना गाने में, बहुत से लोगों का डांस करने का इंटरेस्ट होता है तो डांस में इंटरेस्ट लेते हैं। सामाजिक कार्यों में बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है। बहुत से लोग देखिए सामाजिक सेवा करना बहुत पसंद करते हैं, स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण में रुचि लेते हैं, पेड़ पौधों को काटने से लोगों को मना करते हैं, उनमें जागरूकता उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं। बहुत से लोगों को देखेंगे आप कि पेड़ पौधों में बहुत इंटरेस्ट, बहुत से लोगों को जीव जंतुओं में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और वो सामाजिक कार्य में देखा जाता है। अब देखिए इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट। किस किस फैक्टर से किसी का इंटरेस्ट प्रभावित होता है। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत अनुभव से प्रभावित होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज से अच्छा अनुभव मिला, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला, तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेता है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज है इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेता है। इसलिए देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे में तभी तक इंटरेस्ट ले रहा है जब तक उसका फायदा है। जैसे ही उसका फायदा खत्म हो जाता है वो व्यक्ति इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। इसके बाद देखिए प्रेरणा प्रभावित करती है, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित है, उसको प्रेरित किया गया है, तो वो उस काम में इंटरेस्ट लेने लगता है। इसलिए देखिए आप लोगों ने पहले प्रेरणा पढ़ा था कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए उसको प्रेरित करना पड़ता है, और जैसे ही वो व्यक्ति प्रेरित हो जाता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखिए सकारात्मक वातावरण से भी इंटरेस्ट जगता है। यदि किसी व्यक्ति को माहौल अच्छा मिल रहा है, कोई काम करने जा रहा है, तो उससे प्रभावित हो जाएगा और फिर उस काम में इंटरेस्ट लेने लगेगा। शिक्षण की विधियों से भी इंटरेस्ट मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी टीचर के पढ़ाने की विधि इतनी अच्छी होती है कि कुछ स्टूडेंट ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और कुछ टीचर की विधि ऐसी होती है कि स्टूडेंट पढ़ने का भी मूड रहता है, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है, थक जाता है, तो पढ़ना नहीं चाहता। तो शिक्षण विधियां भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। आप देखिए शिक्षण और अधिगम में इसकी क्या भूमिका है। ये देखिए क्वेश्चन कभी कभी आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले पूछेगा कि इसकी परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं, और फिर कहेगा कि अधिगम में इसकी क्या भूमिका है या शिक्षण में इसकी क्या भूमिका है, इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए रुचि, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत आवश्यकता है। जब छात्रों को किसी विषय में रुचि होती है तो वो उसे सक्रिय रूप से सीखते हैं, समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। यानी किसी भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक कोई स्टूडेंट किसी भी चीज को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। देखिए
इससे क्या होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कि सीखने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। जब कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट किसी काम में इंटरेस्ट लेता है तो वो उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है। दूसरा देखिए इससे क्या फायदा होता है, यह अधिगम को स्थायी बनाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी विषय में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो जो कुछ भी सीखेगा, जो चीज सुनेगा, वो उसकी स्मृति में स्टोर हो जाता है लंबे समय तक के लिए, तो वो उसके लिए स्थायी बन जाता है। देखिए जैसे वो रुचिकर कहानी या कविता को छात्र लंबे समय तक याद रखते हैं। आपने छोटे क्लास में कोई ऐसी कहानी सुनी होगी, कोई ऐसी बात पढ़ी होगी किताबों में जो आपको हमेशा याद रहती है, तो ये उसी की वजह से होता है। फिर देखिए सक्रिय भागीदारी होती है, यानी रुचि से छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से भागीदार करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट जब स्टूडेंट को दिए जाते हैं तो वो उसमें बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, यानी एक्साइटेड रहते हैं करने के लिए। इससे देखिए आत्म प्रेरणा मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। यदि कोई स्टूडेंट किसी काम में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको अपने आप अंदर से ही उसको मोटिवेशन मिलते रहता है। इससे नवाचार और रचनात्मकता आती है। यदि कोई छात्र किसी काम को रुचि से कर रहा है तो वो नए नए तरीके से उसको करेगा और उसके अंदर रचनात्मकता विकसित होगी। इसके लिए देखिए फिर शिक्षकों के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है कि कैसे इंटरेस्ट जगाया जाए स्टूडेंट के अंदर। तो पहला सुझाव क्या है कि शिक्षण को रोचक और रचनात्मक बनाया जाए, यानी शिक्षण को इस तरीके से छात्रों के सामने किया जाए कि वो उसमें इंटरेस्ट ले। विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाए, विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की बातों के माध्यम से बच्चों को समझाया जाए। और छोटे बच्चों को तो खेल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेने लगेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज, प्रेरक वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी छात्रों को इस प्रकार के वातावरण में पढ़ाना चाहिए कि उनको उनकी छोटी छोटी चीजों पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, उनको उनकी उपलब्धियों को सराहना करना चाहिए, तब जाके वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे। छात्रों की रुचि को पहचानना चाहिए, यदि छात्र किस चीज में रुचि ले रहे हैं, उसमें किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जान जाएंगे तो फिर आप उनको उसी तरीके से पढ़ाएंगे तो वो आपकी क्लास में बहुत इंजॉय करेंगे। इसके बाद देखिए अनुभवात्मक अधिगम में बहुत सहायता मिलती है इसमें। इसके में देखिए प्रयोग के द्वारा, यात्रा के द्वारा, गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का जब अवसर छात्रों को दिया जाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें देखिए छात्रों को पर्यटन पे ले जाया जाता है, भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, चीजों को जाके प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। उसके बाद देखिए समूह गतिविधियां कराई जानी चाहिए, यानी समूह में छात्रों को मौका देना चाहिए मिलजुल के कोई काम करने के लिए। इससे क्या होता है कि उनके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि स्टूडेंट को आप मौका देंगे या उसको उतनी स्वतंत्रता देंगे कि उसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपसे प्रश्न पूछ सके, तो उससे उस चीज को में वो इंटरेस्ट लेगा। अगर आप डरा के रखेंगे तो स्टूडेंट धीरे धीरे इंटरेस्ट कम कर देते हैं और उनको लगता है कि प्रश्न पूछेंगे तो मुझे डांटा जाएगा, तो उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, फिर धीरे धीरे उस विषय में उन कमजोर हो जाते हैं। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा लानी चाहिए, यानी क्लास में बच्चों के बीच में पॉजिटिव कंपटीशन कराना चाहिए, पॉजिटिव रूप से। ऐसा नहीं कि निगेटिव कंपटीशन करा दे, बच्चों में विवाद हो या एक दूसरे को ऊंच नीच मानने लगे, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा उनके बीच में कंपटीशन कराइए जिससे उनके अंदर उत्साह बढ़े कि हम इस काम को करेंगे तो मेरी प्रशंसा होगी, टीचर के द्वारा, मैम के द्वारा मुझे प्रशंसित किया जाएगा। तो इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आप देखिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, यानी इंटरेस्ट को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इंप्रूव करने का पहला उपाय क्या है कि सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव रूप से सोचना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। उसके बाद देखिए नई नई चीजें सीखना चाहिए, या जब जब आप नई नई चीजों सीखने की इच्छा रखेंगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा। समय समय पर चुनौती, यानी नए नए कार्यों को चैलेंज मान के उसको करना चाहिए, तब जाके उससे इंटरेस्ट आता है। समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यदि कोई स्टूडेंट कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जिस तरीके का वो काम कर रहा है उसके उसी अनुसार से उसको मोटिवेट कर देंगे, प्रोत्साहित कर देंगे तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। अनुकूल वातावरण बना के रखना, यानी क्लास का वातावरण या किसी भी कार्य का वातावरण जब अनुकूल रहेगा उनके काम के करने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, तो अपने आप वो इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए इंटरेस्ट का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो है इंटरेस्ट शिक्षण अधिगम की मूल आधारशिला होती है। जब छात्रों की किसी विषय में रुचि होती है तो उसे गहराई से सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए देखिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों की रुचि को समझें
और उस पर आधारित शिक्षण विधियां अपनाएं। रुचिकर शिक्षण छात्रों को सक्रिय बनाता है, आत्म प्रेरित बनाता है, रचनात्मक बनाता है, जिससे अधिगम जो है अधिक प्रभावी और स्थायी हो जाता है। इसलिए देखिए चाहिए कि टीचर क्लास में बच्चों को तभी पढ़ाएं जब बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। यदि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है तो आप जबरदस्ती उनको नहीं पढ़ा सकते। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती कराएंगे तो वो काम करेगा नहीं। भले दिखाने के लिए आपको लगेगा कि वो कर रहा है लेकिन करते नहीं। ठीक है, अगला जो टर्म है देखिए थिंकिंग है, चिंतन। ये देखिए कहां से होता है, ये भी हमारे मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। देखिए चिंतन मानव मस्तिष्क की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जानकारी का विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है और समाधान करता है। यानी हमको जब कोई कार्य दिया जाता है तो उस कार्य के बारे में हम सही तरीके से अपने दिमाग में सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तब जाके उस कार्य को करते हैं। देखिए यह विचारों, अनुभवों, ज्ञान और भावनाओं के संयोजन से उत्पन्न होता है। यानी इसको उत्पन्न होने के लिए कई चीजें मिलकर करती हैं। जैसे हम किसी चीज के प्रति विचार करते हैं, हमारे मन में कोई विचार आता है, फिर हम अपने अनुभवों के आधार पर उसको जांचते हैं, परखते हैं, फिर हमारा अगर उससे संबंधित कोई ज्ञान है हमारे पास या हम उससे पहले कुछ सीखे हैं, जाने हैं, तो उसका उपयोग करेंगे और फिर अपने इमोशंस के साथ उसको परखेंगे, तब जाके हम किसी चीज के बारे में अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाए। ठीक, अब देखिए सरल शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि चिंतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है, निर्णय लेता है और नए विचारों को विकसित करता है। इसका मतलब क्या होगा कि चिंतन एक ऐसा प्रोसेस है जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान ढूंढता है तो इसके आधार पे करता है, नई चीज करता है उसके आधार पे करता है, और कोई डिसीजन लेना होता है तो भी चिंतन के आधार पर करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना थिंकिंग के कोई काम करता है तो उसमें देखिए उसको पछतावा होता है बाद में। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना। लोग बोलते भी हैं देखिए कि सोच समझ के करना चाहिए था आपको, तो यही सोच समझ के करने वाला जो काम है इसी को थिंकिंग कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। पहली विशेषता क्या होती है कि एक मानसिक प्रक्रिया, यानी यह हमारे मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न होती है और यह एक मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया है। यह अदृश्य प्रक्रिया होती है, ये दिखाई नहीं देती है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये अपने आप अंदर हमारे मस्तिष्क में चलती है और बाद में यह व्यवहार के रूप में प्रकट होती है। यह देखिए लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी चिंतन किसी भी उद्देश्य या किसी समस्या के लिए ही किया जाता है। बिना मतलब का चिंतन अगर कोई व्यक्ति करता है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति किसी तनाव में है, किसी परेशानी में है। तो इसलिए बिना मतलब का देखिए कोई स्टूडेंट अगर चिंतित बैठा रहता है तो लोग कहता है क्यों चिंता कर रहे हो, क्या बात है। तो इसलिए बिना उद्देश्य का चिंतन नहीं होता, या जब कोई व्यक्ति कोई चिंतन कर रहा है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सोच रहा है या कुछ ढूंढ रहा है। यह देखिए ज्ञान पर आधारित होता है, यानी नॉलेज बेस्ड होता है। यानी चिंतन पूर्व अनुभव, ज्ञान और सूचना पर आधारित होता है। यानी जब आप किसी चीज के बारे में पहले से कुछ जानते रहेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, तब आप सोचते हैं। देखिए जब कभी आप किसी दोस्त से मिलते हैं जो बहुत पहले आपका दोस्त रहा हो, तो जब आप अचानक उसको देखते हैं तो आपके दिमाग में उससे संबंधित चिंतन शुरू हो जाता है कि हाँ मैंने इसको कहीं देखा था, ये फला व्यक्ति, इसका नाम क्या है, नाम याद करने रहते हैं। तो वो क्या है कि आपका उससे संबंधित पहले का कोई अनुभव था, उसके बारे में ज्ञान था, तो आप उसको जब सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो वो चीज फिर धीरे धीरे आपको रिमेम्बर हो जाएगी, याद हो जाएगी। यह देखिए समस्या समाधान में सहायक होता है, यानी किसी भी समस्या का समाधान करना है तो हम उसके लिए चिंतन करते हैं तो उस समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। चिंतन का देखिए प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। पहला देखिए प्रकार होता है ठोस रूप से, यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग। इस प्रकार की थिंकिंग देखिए वास्तविक वस्तुओं और तथ्यों पर आधारित होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए सेब को देखकर यह सोचना कि यह खाने योग्य है। उसी प्रकार से देखिए अमूर्त चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें देखिए विचारों, धारणाओं और सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें देखिए उदाहरण के रूप में स्वतंत्रता, न्याय, समानता जैसे विचारों पर चिंतन करना, यानी ये चीजें दिखती नहीं है, अमूर्त होती हैं, इसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन मन में उसके बारे में सोचते हैं। उसी बात देखिए अगला है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। इसमें व्यक्ति देखिए तर्क और कारणों का
उपयोग करके निष्कर्ष निकालता है। इसका उदाहरण देखिए, यदि सभी इंसान नश्वर हैं और राम इंसान है तो राम भी नश्वर है। देखिए, अगर कोई कहता है कि सभी इंसान नश्वर हैं तो राम अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी नश्वर है। नश्वर का मतलब है कि उसका भी नष्ट होना तय है, परमानेंट नहीं है। उसके बाद देखिए रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें देखिए व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार का चिंतन करने वाला व्यक्ति जो है नवीन और मौलिक विचार उत्पन्न करता है। इस प्रकार के व्यक्ति देखिए क्या होते हैं कि कोई नई कहानी लिखते हैं, नए विचारों से समस्या का समाधान निकालते हैं। तार्किक रूप से जो चिंतन होता है देखिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है। यदि कोई किसी बात के लिए आपको लुभाना चाह रहा है तो आप उसको तार्किक रूप से सोचिए। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की चीज आपको 10,000 या 15,000 रुपए में दे रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति 1 लाख की चीज को 10,000 या 15,000 रुपए में क्यों दे रहा है, इसका कुछ वजह है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि तार्किक रूप से। यदि आप किसी काम के योग्य नहीं हो और आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं आपको हम इतना रुपया देंगे, आप चलिए हमारे साथ काम करिए, तो भी आपको उस पर तार्किक रूप से सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जिस चीज़ की एबिलिटी नहीं है तो हमको वो चीज़ कैसे दी जा रही है। इसीलिए देखिए बहुत सारा मार्केट में सामान वगैरह मिलता है तो आप लोग देखते हैं कि जब उस पर छूट दी जा रही है या कोई ऑफर दिया जा रहा है या सस्ते दाम में दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ न कुछ कमी होगी। सामान भी आप खरीदने जाते हैं तो उसी सामान पे छूट दी जाती है जिसमें कुछ गड़बड़ी होती है, खराबी होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है तार्किक रूप से चिंतन के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें व्यक्ति को जब किसी सूचना का विश्लेषण करके निष्पक्ष और संतुलित निर्णय लेता है तब इस प्रकार की थिंकिंग काम आती है। यदि आपको कोई काम दे दिया गया तो आप उसको बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर सोचिए, तब जाके आप इस तरह की थिंकिंग के आधार पर सही निर्णय ले सकेंगे। यदि आप पक्षपात करेंगे तो आप सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। देखिए उदाहरण के लिए किसी समाचार का विश्लेषण करके उसकी सच्चाई को समझना। यदि देखिए आपको किसी ने कोई न्यूज़ सुनाई, कोई खबर बताई, तो आप उसकी खबर को सुनकर तुरंत मत एक्साइटेड हो जाइए कि हाँ इसने ऐसे कहा। नहीं, पहले आप उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करिए। इसलिए देखिए बहुत से लोग कहते हैं, प्राचीन काल जमाने में कहानियां प्रसिद्ध थी, बहुत सारे कहावतें हैं कि कोई कहे कि आपका कान कौवा लेके उड़ गया तो कौवे को मत देखिए, पहले अपने कान को देखिए कि कान है कि नहीं। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि कोई बात अगर कोई आपसे बता रहा है कि ऐसे हो गया, यहाँ ये हो गया, तो पहले आप उसको वेरीफाई करने का प्रयास करिए, तब जाके उस चीज को सही माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला है प्रतिबिंबात्मक चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें देखिए क्या होता है, व्यक्ति अपने अनुभवों और विचारों पर आत्मविश्लेषण करता है यानी सेल्फ एनालिसिस करता है और तब जाके फिर कोई डिसीजन लेता है। इसमें देखिए उदाहरण के लिए अपनी गलतियों से सीखना और सुधार करना। यदि आपका कोई काम गड़बड़ हो गया है तो आपको पहले अपनी गलती के बारे में सोचना चाहिए कि मैंने शायद ये गलती की है, शायद इसी की वजह से मेरा ये काम गड़बड़ हुआ। तो जब आप अपनी गलतियों पर विचार करेंगे तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो और फिर जब आपको गलती अपनी पता चल जाती है तो आप सुधार कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए एग्जाम में नंबर कम आता है, कंपटीशन के एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और फिर अगली बार जब एग्जाम देते हैं उस गलती में सुधार कर लेते हैं तो फिर क्वालिफाई हो जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ थिंकिंग। पहला उदाहरण है क्या, किसी समस्या का समाधान करना। जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं यानी देखिए जब गणित की समस्या को हल करते हैं स्टूडेंट तो उसके लिए देखिए विचार करते हैं। किसी निर्णय को लेने के लिए, अब किसी कैरियर से संबंधित निर्णय लेने के लिए या किसी और भी चीज के लिए निर्णय लेने से लिए उसके लिए वो चिंतन करते हैं। योजना बनाने के लिए भी चिंतन करना पड़ता है। आप किसी भी प्रकार की योजना, कहीं किसी को यात्रा पे जाना है, कोई नया काम शुरू करना है तो उसके लिए भी चिंतन करता है। विश्लेषण करने के लिए, यदि कोई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई या कोई आपको कोई कहानी पढ़ने के लिए कहा और फिर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो उसके लिए भी चिंतन करेंगे, उसमें नई नई बातों को आप खोजेंगे, ढूंढेंगे। और फिर रचनात्मक कार्यों करने के लिए भी चिंतन करना पड़ता है, जैसे देखिए नई कविता लिखने के लिए, नई कहानी लिखने के लिए, नया चित्र बनाने के लिए। अब देखिए चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंकिंग। देखिए सब मेन जो टॉपिक हैं उनमें कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है और मैंने उन्हीं हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को शामिल किया है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक, एक टर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि चिंतन से पूछ ले कि चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, या फिर उसमें इंटरेस्ट में पूछ ले कि इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है या इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है। तो
अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इन्हीं में से पूछेगा, यानी इनके अलावा नहीं पूछता है। किसी की भी पूछ लेगा कि इसके द्वारा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको सब सही तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, इसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे ज्ञान और अनुभव। यदि आपको किसी चीज के प्रति पहले से ज्ञान नहीं है या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका थिंकिंग प्रभावित होगा। उसके अलावा देखिए, दूसरा है इंटरेस्ट। यदि आप किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो तो उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। बहुत से लोग देखिए कहते हैं कि जब मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं तो हम क्यों इसके बारे में सोचें। उसके बाद देखिए, तीसरा चीज है प्रेरणा। यदि किसी काम को करने के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है, आप किसी काम से प्रेरित हैं, तो भी उसके बारे में सोचते हैं। समस्या की प्रकृति। यदि किसी समस्या की प्रकृति जैसी होती है, लोग उसी प्रकार के उस पर थिंकन करते हैं। यदि प्रकृति बहुत आसान है तो उस पर ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। जो चीज़ एकदम सीधे सीधे दिख रही है, पता चल रही है, तो उस पर ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं होती। जिस चीज़ में जटिलता होती है उसमें सोचने की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए, आशय और उद्देश्य। यदि किसी काम का इंटेंट एंड गोल क्या है, उसके आधार पर व्यक्ति को सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है। देखिए, अब देखिए शिक्षण और अधिगम में इसकी क्या भूमिका है। शिक्षण और अधिगम में देखिए, यह भी एक मूल आधार के रूप में होता है। जब छात्र किसी विषय पर गहराई से सोचते हैं तो उसे बेहतर तरीके से समझते हैं और अस्थायी रूप से सीखते हैं। इसलिए देखिए, कहा जाता है जब आपको कोई चीज़ बताई जाए, कोई चीज़ सिखाई जाए, तो टीचर भी कहते हैं, सिखाने वाला जो प्रशिक्षक होता है भी कहता है कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है, पहले आप उस पर ध्यान से उस बात को सुनिए, फिर अपने दिमाग से उस पर गहराई से सोचिए, चिंतन करिए, तब जाके आप उस चीज को अच्छे तरीके से जान पाएंगे और वो चीज आपकी स्मृति में बहुत समय तक रहेगी। देखिए, पहला इसका क्या उपयोग होता है कि इससे समस्या समाधान में सहायता मिलती है। छात्रों को कोई समस्या दी जाती है, कोई जटिल क्वेश्चन दी जाता है, तो उसको आसानी से चिंतन के द्वारा हल कर लेते हैं। इससे देखिए, उसमें एनालिसिस की क्षमता डेवलप होती है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी बात को सुनने से पहले, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले वो उसका एनालिसिस करते हैं और फिर तब जाके उस पर निर्णय लेते हैं। देखिए, विज्ञान के प्रयोगों का विश्लेषण करना। इससे देखिए रचनात्मकता बढ़ती है, यानी इस प्रकार से सोचने से नई नई चीजें बनाने और नए नए विचार उत्पन्न करने में छात्र सक्षम हो जाते हैं। निर्णय क्षमता में सुधार होता है। यदि कोई व्यक्ति है या कोई छात्र है, किसी निर्णय को लेना चाहता है, तो अगर वो उस पर सोच विचार कर चिंतन करके लेगा तो निर्णय सही लिया जाएगा। इससे देखिए अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को समझने में भी बहुत सहायता मिलती है। जब कोई स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहता है तो उस पर अगर वो चिंतन करता है तो उसको गहराई से समझ सकता है। अब देखिए, इसके लिए शिक्षकों को क्या सुझाव दिया जा सकता है कि इसके लिए शिक्षक क्या करें, बच्चों से प्रश्न पूछें, और बच्चों से जब प्रश्न पूछेंगे तो वो सोचने के लिए मजबूर होंगे और इससे उनका चिंतन क्षमता डेवलप होगी। समस्या आधारित शिक्षण कराएं, यानी उनको कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो उसको समस्या के रूप में प्रदर्शित करें। समस्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो छात्र छात्राएं उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और उससे उनका अधिगम बहुत बेहतर होगा। उसके बाद देखिए, उनसे रचनात्मक गतिविधियां कराएं, यानी क्रिएटिव कार्य करवाएं, उनके चित्र बनवाएं, उनसे मॉडल बनवाएं, उनसे फिगर बनवाएं, तो उससे क्या होगा कि उस पर चिंतन करेंगे वो। उनके साथ देखिए चर्चा और वाद विवाद करें, क्लास में डिबेट करें, डिस्कशन करें, तो इससे भी छात्र क्या करेंगे, किसी भी समस्या पर यदि डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तो उसको गहराई से सोचेंगे। उससे पहले अगर उनके पास कोई अनुभव है या कोई ज्ञान है तो उसको सोच के अपने दिमाग में याद करने का प्रयास करेंगे, तो इससे उनका जो है नॉलेज बहुत बेहतर होगा। समूह गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, यानी छात्रों को समूह में कार्य कराने से इस प्रकार आलोचनात्मक सोच बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी स्टूडेंट के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको पूरी आज़ादी देना चाहिए, जिससे वो किसी भी समस्या पर अपने मन से पूरे तरीके से सोच सके। ठीक है, तो आप देखिए चिंतन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे किसी की चिंतन क्षमता को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि नियमित अभ्यास करना होगा, यानी रेगुलर प्रैक्टिस। किसी भी बात को जानने के लिए, अच्छे तरीके से सीखने के लिए उस पर रोज आपको चिंतन करना होगा और उसको लिखना होगा, अभ्यास करना होगा, तब जाके आप उस चीज को अच्छे तरीके से कर पाओगे। विविध प्रकार के अनुभव
आपको डेवलप करने होंगे। यानी किसी काम को करना है तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस डेवलप करना होगा। और एक्सपीरियंस कैसे डेवलप होगा? जब आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेंगे तो उससे आपके पास बहुत सारा अनुभव हो जाएगा, आपके पास सोच बहुत अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाना होगा, यानी अच्छा चिंतन आपको डेवलप करना है तो आपको पढ़ाई में रुचि रखनी होगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए जो बहुत लंबे समय तक पढ़े रहते हैं तो उनकी देखिए जो थिंकिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। वो किसी काम को करने से पहले उस पर अच्छे तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं, तब जाकर डिसीजन लेते हैं। इसके प्रश्न पूछना, यानी हर जानकारी पर प्रश्न उठाया जाए तब जाके ये डेवलप होगी। समय समय पर आत्म विश्लेषण किया जाए, यानी अपने और विचारों और अपने कार्यों का खुद से ही सेल्फ एनालिसिस किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा? चिंतन क्षमता बेहतर हो। अब देखिए इस चिंतन का क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इससे देखिए शिक्षण और गम बहुत बेहतर होता है और यह मूल आत्मा के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा देखिए ज्ञान, अनुभव और समस्याओं को समझने में बहुत सहायता मिलती है। शिक्षकों का कर्तव्य होना चाहिए कि वे छात्रों में रचनात्मक, आलोचनात्मक और तर्कसंगत चिंतन को बढ़ावा दे। जब छात्र गहराई से सोचते हैं तो वे न केवल अच्छे निर्णय लेते हैं बल्कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी प्रभावी ढंग से खोजते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो चिंतन होता है वह शिक्षण और अधिगम को सार्थक और स्थायी बनाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टर्म है वो है रीजनिंग, तर्क। यह भी देखिए क्या है कि थिंकिंग से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो इसको भी देख लेते हैं। यह भी देखिए क्या है कि हमारे मस्तिष्क की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सूचना, तथ्यों, अनुभवों और ज्ञान का विश्लेषण करता है और तर्क संगत निष्कर्ष तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया देखिए व्यक्ति को किसी समस्या के समाधान में, निर्णय लेने में और विचारों के विश्लेषण करने में मदद करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सटीक और सही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। इसकी देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। यह एक तर्कसंगत प्रक्रिया है, यानी लॉजिकल प्रोसेस है। इसमें देखिए व्यक्ति किसी भी तथ्य और प्रमाण के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है, यानी किसी बात को करने के लिए उसको तथ्य चाहिए, उसके लिए कोई प्रमाण चाहिए, तभी जाके वो निष्कर्ष लेगा। अगर तथ्य और प्रमाण नहीं है, फैक्ट और डाटा नहीं है, तो वो उस चीज पर निर्णय नहीं लेगा। समस्या समाधान में सहायक होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान करना है तो वो उसको तर्क करके सही तरीके से हल कर सकता है। इससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। सही निर्णय लेने के लिए तर्क करना बहुत आवश्यक है। इससे आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है, यदि किसी भी व्यक्ति के विचार और सूचना से संबंधित तर्क करने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी। वो क्रिटिकल रूप से उस पर थिंकिंग कर सकता है। यह देखिए अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि चिंतन जो है अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है, उसी प्रकार यह भी अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है। फिर उसके बाद देखिए इसके क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो इसमें देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि आगमन रूप से तर्क करना और निगमन रूप से तर्क करना। आगमन रूप से तर्क करने का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी आपके सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और फिर आप उसी उदाहरणों का उपयोग करके एक कंक्लूजन या निष्कर्ष पर आएंगे। उदाहरण के लिए देखिए कि सभी देखे गए कौवे काले हैं। यदि बच्चों को ढेर सारे कौवे दिखाए गए तो सभी कौवे क्या हैं, काले हैं, दिखाई दिया उनको, तो उसलिए वो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं। दूसरा देखिए निगमन तर्क होता है, यानी डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि सामान्य तथ्यों से विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी इसमें किसी सिद्धांत, किसी तथ्य से तब जाके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अगर कोई कह रहा है कि सभी मनुष्य नश्वर हैं और राम एक मनुष्य है इसलिए राम नश्वर है, इस तरह का उदाहरण देखिए आप लोगों ने अभी थिंकिंग में देखा था। अब देखिए अगला जो है प्रायिक तर्क, यानी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि संभावना के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर देख रहा है कि आसमान में बादल दिखाई दे रहा है, यानी अगर बादल है तो बारिश होने की संभावना है। देखिए अगला देखिए फिर तर्क है
तुलनात्मक तर्क यानी एनालॉजिकल रीजनिंग। इसमें देखिए क्या होता है कि एक स्थिति की तुलना दूसरी स्थिति से की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बर्फ को गर्मी से पिघलाया जा सकता है, वैसे ही समस्याओं को सही प्रयासों से सुलझाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगर अभी रात है तो कल सुबह होगी, या अभी बारिश हो रही है तो कल बारिश नहीं होगी, तो यही इसी प्रकार के उदाहरण से बताया जा रहा है कि यदि बर्फ को गर्मी से पिघलाया जा सकता है तो किसी समस्या को सही तरीके से प्रयास करने से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनिंग तर्क के उदाहरण। अब देखिए गणितीय तर्क का उदाहरण क्या है कि 2 और 2 4 ही होगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो यानी एक प्रकार का तर्क हो गया, गणितीय तर्क हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए वैज्ञानिक तर्क क्या है कि यदि पौधों को पानी मिलेगा तो वे हरे भरे रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि यह चीज सूख रही है तो उसका तर्क क्या निकलेगा कि इसको सही तरीके से पानी नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे तर्क क्या होगा, वो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसी प्रकार देखिए सामाजिक तर्क का उदाहरण क्या है कि यदि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो समाज में शांति बनी रहेगी। यदि देखिए अगर कहीं अशांति दिख रही है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या कहा जाएगा कि यदि कोई नियम का पालन कर रहा है तो वहां शांति बनी रहेगी। उसी प्रकार से देखिए नैतिक तर्क का उदाहरण देखिए कि दूसरों की सहायता करना एक अच्छा कार्य है, इसलिए हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देखिए नैतिक तर्क का उदाहरण क्या है, लोग कहते हैं कि दूसरों की सहायता करना बहुत अच्छा होता है, तो जब हम दूसरों की सहायता करेंगे तो इससे हमारे अंदर जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी मदद करने की क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी, और एक तरह से हमारा नैतिक विकास बहुत बेहतर होगा। अब देखिए तर्क को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे अभी और सारी टर्म के बारे में हम लोग देखे कि स्मृति को कौन सा कारक प्रभावित करता है, इंटरेस्ट को कौन सा कारक प्रभावित करता है, चिंतन को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार से देखिए रीजनिंग को भी कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो सबसे पहले देखिए ज्ञान और अनुभव प्रभावित करता है, यानी आप जिस चीज के बारे में जितना अधिक ज्ञान रखेंगे तर्क उतना ही सटीक होगा। उसी के बाद देखिए आशय और उद्देश्य प्रभावित करता है। यदि आप किसी काम का आशय ही नहीं है आपके लिए, या उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो आप उस पर तर्क नहीं करोगे। मनोवैज्ञानिक स्थिति भी प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति तनाव या भावनात्मक स्थिति में है तो उसका तर्क सही नहीं होगा, सही तरीके से तर्क नहीं कर पाएगा। इसके अलावा देखिए पर्यावरण भी प्रभावित करता है। यदि सकारात्मक वातावरण मौजूद है तो उससे तर्क बेहतर होगा। प्रेरणा प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति प्रेरित है तो वो सही तरीके से तर्क कर सकता है, यदि प्रेरित नहीं है तो उसके तर्क में गड़बड़ी हो सकती है। अब देखिए जैसे सभी टर्म का शिक्षण और अधिगम में क्या उपयोग था, उसी प्रकार से इसकी क्या भूमिका है उसको भी देख लेते हैं। देखिए तर्क शिक्षण और अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब छात्र तर्क का सही प्रयोग करते हैं तो वो विषय को गहराई से समझते हैं और समस्याओं का समाधान निकालना सीख जाते हैं। तो देखिए पहला इसका उपयोग क्या है शिक्षण अधिगम में, कि समस्या समाधान में सहायता करता है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई चीज बताई गई और वो आंख बंद करके उसको कर लिया, उस पर उसने कुछ तर्क नहीं किया, तो कहा जाएगा कि वो सही तरीके से उस चीज को नहीं सीख पाएगा। देखिए उदाहरण के लिए गणितीय समीकरण हल करते समय तर्क का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए इससे निर्णय क्षमता का विकास होता है, यानी छात्रों के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए सही तरीके से निर्णय कैसे लिया जाएगा, ये चीज उसमें डेवलप हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है या तर्क से तय किया जा सकता है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई बता रहा है कि ये चीज पढ़ लो, वो चीज पढ़ लो, तो वो अपने तर्क से उसके बारे में सोचेगा कि ये चीज पढ़ूंगा तो मुझे भविष्य में ये काम करने को मिलेगा, या ये चीज पढ़ूंगा तो मैं इसके हेल्प से यह काम करूंगा, तो फिर वो उस चीज को चुनता है। फिर देखिए इससे विचारों का विश्लेषण करने में बहुत सहायता मिलती है, यानी तर्क के द्वारा छात्रों को विचारों और तथ्यों का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए किसी कहानी का तर्क संगत विश्लेषण करना, इससे देखिए रचनात्मकता और नवाचार उत्पन्न होता है, यानी छात्र तर्क से नए नए विचार उत्पन्न करते हैं और रचनात्मक कार्य करना सीख जाते हैं। इससे देखिए आलोचनात्मक सोच का विकास भी होता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और छात्र किसी भी सूचना का विश्लेषण और मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। अब देखिए शिक्षकों के लिए क्या सुझाव दिया जा रहा है किसी भी स्टूडेंट के अंदर
तर्क डेवलप करने के लिए, तार्किक क्षमता उनके अंदर अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए पहला क्या है कि शिक्षकों को तर्क आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, यानी छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिससे वो सोचने और तर्क लगाने के लिए मजबूर हो जाएं। उनसे समस्या आधारित शिक्षण कराया जाना चाहिए उनके सामने, तब जाके वो किसी भी चीज़ के बारे में तर्क करेंगे। उनके साथ चर्चा और वाद विवाद का प्रयोग करना चाहिए। उनके समक्ष तार्किक संबंधित गतिविधियां करानी चाहिए, जैसे पहेलियां, क्वेश्चन आंसर और दिमागी खेलों का उपयोग करना चाहिए। तर्क का उनको महत्व समझाना चाहिए, यानी छात्रों को तर्क के महत्व को समझाने का प्रयास करना चाहिए और उनको वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण देना चाहिए, यानी जीवन से जुड़े उदाहरणों को तर्क के साथ उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब देखिए किसी भी स्टूडेंट में तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, नियमित अभ्यास करना चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार के तर्क आधारित प्रश्नों को हल करना चाहिए। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जिस स्टूडेंट की तार्किक क्षमता कमजोर होती है, थोड़ा औसत होती है, तो उनको तार्किक यानी रीजनिंग से संबंधित सवालों को हल करना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, तब उनके अंदर देखिए तार्किक क्षमता बेहतर हो जाती है। उसके बाद देखिए छात्रों को नई नई चीजें सिखाने के लिए कहना चाहिए, नई नई चीजों को अध्ययन करना चाहिए। उनको चर्चा और संवाद करना चाहिए, अगर उनको किसी भी बात से संबंधित जानकारी है तो एक दो लोगों से उससे चर्चा करनी चाहिए, आपस में डिस्कशन करना चाहिए। उससे क्या होगा, उनके अंदर जो है बहुत अच्छी तार्किक क्षमता विकसित होगी। उसके अलावा देखिए सकारात्मक सोच रखना, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले सही दिशा में सोचना चाहिए और फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए। और फिर लास्ट में आत्म विश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस से सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, अपने तर्कों का विश्लेषण खुद ही करना चाहिए, पहले खुद कर लीजिए फिर उसके बाद दूसरे की राय लीजिए। तो देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है तर्क का, कि तर्क शिक्षण और अधिगम में मूलभूत आवश्यकता होती है। तर्क के माध्यम से छात्र सही निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान खोजना और विचारों का विश्लेषण करना सीख जाते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों में तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करें। तर्कशील शिक्षा जो है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है, विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने में उनको सक्षम बनाती है, जिससे वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण टर्म के बारे में, अवधारणाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले था इंटरेस्ट, रुचि, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थिंकिंग यानी चिंतन, और फिर रीजनिंग यानी तर्क। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में मैं इस यूनिट को समाप्त करने का प्रयास करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग अगले जो बचे हुए यूनिट हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। और वो जो यूनिट हैं वो सब मैंने आप लोगों को क्लास में कंप्लीट करा दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं कराया जा सका है, तो यहाँ भी एक बार करा दूंगा, तो आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा और फिर एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन का आंसर लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।